अब आर एंड डी निवेश बढ़ाने की जरूरत क्या होती है आपको अच्छे से पता। अब मैं इसको एक सामान्य उदाहरण से बताता हूं। आर एंड डी का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है चाहे सोशल सेक्टर हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी हो, किसी भी सेक्टर में हमें क्या करना पड़ता है, इन्वेंशन करना पड़ता है, आविष्कार करने पड़ते हैं, इनोवेशन करना पड़ता है, यानी क्रिएटिविटी डेवलप करनी पड़ती है जिससे कि हम समय के अनुकूल अपने यहां विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की युक्तियों या समाधानों को डेवलप कर सके। ठीक है, तो आर&डी का मतलब यही है कि हम रिसर्च करें हर एक सेक्टर में और कुछ बेहतर करें। जैसे मैं रिसर्च करता हूं जिसका नाम है इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो क्या है, वो मेरा रिसर्च है किसके लिए, आप सबके लिए, जिसका आधार क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपिक्स के हिसाब से जो है मॉडल क्वेश्चन, और फिर उसके बाद मेरा अपना एक्सपीरियंस। तो अब आता है कि आर&डी निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। एक समय के बाद ना विकास स्थिर हो जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है। तो उस स्थिरता से आगे बढ़ाने के लिए हमें उसको पुश करने की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए अगर हम अपनी जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम अपने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें आर&डी में निवेश की जरूरत है। अगर हम अपनी डिफेंस को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें डिफेंस सेक्टर में भी आर&डी करने की जरूरत है। यानी इस व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में याद रखिएगा, व्यक्ति को विकसित करने के लिए भी आर&डी की जरूरत है। यानी स्कूलों में किस प्रकार से बच्चों को हम डेवलप कर सकें एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में, यानी स्कूल में, कॉलेज में, हायर इंस्टीट्यूशंस में, तो व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण, सोसाइटी के लिए मैंने आपको बताया है कि यानी चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, न्यूट्रिशन हो, सब जगह हमें इनोवेशन की जरूरत पड़ती है, हमें आर&डी करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोगों ने अभी एनीमिया वगैरह को कंट्रोल करने के लिए जो फोर्टिफाइड राइस का निर्माण किया, ये उसकी बात हो रही है। या हम ऐसी दालें बनाएं जो ज्यादा जो है पोषक युक्त हो, इस प्रकार की चीजें। और फिर उसके बाद इकोनॉमी में चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखें तो आर&डी क्या, जैसे इजराइल वगैरह ने ड्रिप पर, स्प्रिंकलर पर, रेनगन सिंचाई, इन सब पर अच्छा काम किया, जिसे माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, सूक्ष्म सिंचाई के साधन कहते हैं। तो ये सूक्ष्म सिंचाई के साधन जो हमारे सामने आए, क्या ये आर&डी से ही आए। तो चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे लाइव स्टॉक रियरिंग यानी पशुपालन हो, फिर चाहे वानिकी, मत्स्य, कुछ भी आप उस सेक्टर में लेके आइए। और ये सब क्या है, ये सब आर&डी है, रिसर्च कर रही है। ठीक है, ऐसे ही विज्ञान ऐसे ही अन्य सेक्टर्स में है। तो आर&डी इन्वेस्टमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हम किसी भी देश में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज का बेहतर उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमें आर&डी करने की जरूरत है। यानी हर जगह रिसर्च करो कि क्या कमी है, क्या अच्छाई, हम और कमी को कैसे दूर करें, अच्छाई को कैसे बेहतर बनाएं। तो आर&डी सिंपल। और इसीलिए यूपीएससी ने आपसे प्रश्न भी पूछा, 2016 में निबंध पूछा, नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक। यानी इनोवेशन से हम जीडीपी भी बढ़ाएंगे, जीडीपी को बेहतर ढंग से डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो हमने जीडीपी बढ़ाई हाल के वर्षों में। डीबीटी क्या है, इनोवेशन है। उस इनोवेशन के द्वारा हमने लोगों के खातों में लीकेज रोकते हुए, यानी भ्रष्टाचार रोकते हुए पैसा पहुंचाया। सिंपल सी बात है। तो ये सारा काम नवाचार आर्थिक समृद्धि लाता है, उसके साथ साथ सामाजिक कल्याण, हेल्थ, एजुकेशन में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये आपके सामने लिखा, बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार है। नवाचार निवेश को आकर्षित करने और उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने की आधारशिला के रूप में काम कर रहे हैं। यानी यहां बड़ा अच्छा पॉइंट बताया गया है कि अगर आप इनोवेशन करते हैं, यानी कोई भी देश की इकोनॉमी अगर नवाचारी है, तो नवाचारी में क्या होता है, इन्वेस्टर जो एफडीआई होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या हम कह सकते हैं जो घरेलू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी होता है, ये आकर्षित होता है उन अर्थव्यवस्थाओं की तरफ जहां पर इनोवेशन है। क्योंकि इनोवेशन है तो जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर इसलिए करता है उसको लाभ की संभावना होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसे लाभ चाहिए तो वो कहां जाएगा, जहां पर उसके लिए बेहतर सुविधा होगी, यानी टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें। तो इनोवेशन है तो एफडीआई हमारे सामने अच्छा आता है, या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है। और जब एफडीआई आता है तो नौकरियां यानी जॉब पैदा होती है। ठीक है ना। अब एफडीआई क्या है और ये जॉब कैसे पैदा करता है, जरा सीखिए आप। भाई हम पढ़ते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो ये कैपिटल है कि नहीं, एफडीआई पूंजी है कि नहीं, पूंजी है कि नहीं। अब आप देखिए, अगर पूंजी आती है इनोवेशन के कारण से, तो फिर क्या होगा, यानी ये चारों फैक्टर और बेहतर काम करेंगे, और बेहतर काम करेंगे तो स्वाभाविक है वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन ज्यादा होगा। वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन अपने आप तो ज्यादा होगा नहीं, तो ये लेबर की एक बड़ी भूमिका होगी। मान लीजिए पहले एक फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा था, इन्वेस्टमेंट आया, 2 फैक्ट्री में होने लगा, तो एक फैक्ट्री में एक्स्ट्रा काम करने वाले वर्कर्स की आवश्यकता पड़ी, तो रोजगार भी बढ़ा। ये आपको ध्यान में रखना है, यही सारी बातें। तो यहां पर यही कहा गया कि भारत अगर ऐसा चाहता है कि अपनी जीडीपी बढ़ाए, रोजगार का सृजन करे, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाए और रोजगार को बढ़ाए, अपनी जीडीपी को बढ़ाए, तो उसको क्या करने की आवश्यकता है, यानी आर&डी पर पैसा खर्च करने की जरूरत है। जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में हमारे यहां आर&डी पर खर्चा डिक्लाइन किया, यानी क्या किया है, डिक्लाइन किया है, यानी नीचे की तरफ है, जो एक बड़ी चिंता की बात है। और हम कंपेयर करेंगे अभी कितना, 0.67% हमारी जीडीपी का, और चाइना में 2% के ऊपर, अमेरिका और कहां कहां कितना। अब आप खुद सोचो कि ये 0.67% 2 से मुकाबला कैसे करेगा, 4 से मुकाबला कैसे करेगा इजराइल का, अमेरिका के 3 से कैसे मुकाबला करेगा। यानी हम तो आर&डी पर काम ही नहीं कर रहे। और हमारे देश की राजनीति में मुद्दे क्या, और सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष बहुत, ऐसा नहीं कोई एक। क्या आर&डी आपने कभी भी अपने कान से चर्चा में सुना ना। हमारा इंटरेस्ट है उसके पीछे। एक रीजन और है कि हमारे जो आजकल के हीरो नायक हैं वो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैं सच कह रहा हूं, मुखर्जी नगर के जो टीचर्स हैं ना, अपने आप में वो एकदम से मक्खन है, लेकिन जब भी वो लोग यूट्यूब पे आए, आप विश्वास करिए उनको समर्थन ही नहीं मिला, मेरा दिल टूट जाता है। मैं सच बता रहा हूं, आज तक आपने किसी भी मुखर्जी नगर के टीचर से मेरे बारे में कभी भी ऑनलाइन सुना नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, मेरे सबके साथ अच्छे संबंध है, ये भी है।
लेकिन मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि वो लोग जब भी आए, जो आईएएस की तैयारी कराता है, एक समय कब्जा था यार, जब हम लोग आए थे ना, यूपीएससी पे कब्जा था, रूरल एरिया हिंदी मीडियम, मतलब एकदम से 50-50 चल रहा था। आप सोचो इंग्लिश मीडियम बच्चे इसको अन्यथा नहीं लेंगे, बस मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़े बच्चे हैं, उन्होंने सपना देख लिया पूरा, कैसे इतने मतलब वो विद्वान है, लेकिन आपने उनको सुनना ही छोड़ दिया। उनके अंदर भाई, जैसे अब मैं क्या हूं, मेरे में चाहे 5 लोग भी नहीं आओगे ना, तब भी मेरा जोश कम नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता ही मेरा करना है, मैंने करना है, मुझे पसंद है, तो आप चाहे आओ ना आओ, लाइक करो ना करो, मैं करूंगा ही करूंगा। ये सबको पता कि यार ये आदमी अलग ही है। लेकिन बहुत से लोग इतना साहस नहीं रख पाते, कुछ दिन वो कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि मुखर्जी नगर के सभी टीचर्स ने, जो अपने आप में ऑप्शनल के तो खुदा है, मैं ऐसा कह सकता हूं, ऑप्शनल के भगवान है ऐसे लोग। नाम अब किसी एक का लूंगा तो आप कहेंगे सब, कभी लिस्ट भी बता दूंगा, अभी थोड़ा रिजल्ट वगैरह कर दूं, मतलब इतनी बड़ी तोप है सब। लेकिन जब भी वो यूट्यूब पे आते हैं, ऑब्वियसली उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता जो इन्फ्लुएंसर्स को आप लोगों की तरफ से मिलता है। अदरवाइज अगर आप उनसे पढ़ें तो बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि देखिए अभी क्या हो गया, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा हो गई कि हम इसको नहीं आगे बढ़ने देंगे, हम उसको आगे, इसका नाम ले दिए तो ये आगे बढ़े। कोई किसी के नाम से आगे नहीं बढ़ता, हर व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी तकदीर से, अपने आरएनडी से आगे बढ़ता है। आरएनडी यानी ये वाला आरएनडी, जो जितना आरएनडी करेगा उतना ही आगे जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आज आरएनडी को लेकर के कहीं चर्चा नहीं है, और आप प्रभावित किससे हैं? उन्हीं लोगों से जो उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो हमारे राजनेता उठा रहे हैं। ध्यान समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि मोदी जी तानाशाह है, तो आप कौन सी भाषा, जो विपक्ष भाषा बोल रहा है, आप वही भाषा उठा करके आप बोल रहे हैं। सत्ता पक्ष वाले राहुल जी पर, अन्य लोगों पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनके अपने प्रश्न है कि ये लोग करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, ये अब उनके समर्थक उठा करके राहुल जी को या किसी और को भ्रष्ट, और ये सब चल रहा है। इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, वही जो मुद्दे हमारी पसंद के हैं या पसंद के नहीं, वही उठा करके चेपे पड़े। आखिर उनको भी तो, अगर बहुत ब्रिलियंट हैं वो लोग, 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके घूम रहे हैं, तो क्या इन मुद्दों पर उन लोगों ने एक भी चर्चा करी कि इस बार किन किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था, जो 21वीं शताब्दी के यूथ के फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण है? मैं राजनेताओं की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि राजनेता को मैं एकदम से गलत इसलिए नहीं मानता हूं, क्योंकि यार राजनीति हमारे समाज से ही निकली हुई है। अभी मैंने बताया व्यक्ति आया, फिर समाज, फिर राजनीति, तो समाज में जिस चीज की डिमांड होगी राजनेता वैसे ही चलेंगे। अगर हिंदू मुस्लिम पसंद किया जाएगा तो राजनेता करेंगे, अगर नहीं पसंद किया जाएगा तो राजनेता बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस अच्छे से नहीं पढ़े, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये जो बात मैं कह रहा हूं इसके पीछे आधार है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक सिद्धांत की एनसीईआरटी क्लास 11 की पढ़ी, उसमें लिखा हुआ कि अगर आप धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, आप निकाल करके पढ़िएगा और कल कमेंट करिएगा, तो वो बुरा नहीं है, बशर्ते आपने जो वादे किए उन वादों को आप पूरा कीजिए। वोट, लोकतंत्र में वोट बैंक की राजनीति आवश्यकता है। आप पॉलिटिकल साइंस 11 क्लास की एनसीईआरटी राजनीतिक सिद्धांत की पुस्तक पढ़िए, चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी। तो वोट बैंक की राजनीति बुरी नहीं, खैर ये एक अलग बात हुई, ठीक है। क्योंकि मैंने ये बात इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को शून्य मानता हूं, अभी मैं सीख रहा हूं, तो मैं क्या ही इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटियों पे जो हमारे राजनेता, मैं क्या उनके ऊपर क्वेश्चन उठा पाऊंगा? अभी मुझे बहुत काम करना, शून्य व्यक्ति हूं। लेकिन जो लोग अपने आप को मानते हैं कि देश के संरक्षक बन चुके हैं, इन देश के संरक्षकों के बारे में जो भी मेरे पास थोड़े बहुत बच्चे हैं, जरा सोचिए कि क्या कभी उन्होंने एक बार ये मुद्दा उठाया कि हमारे यहाँ आरएनडी पर इलेक्शन में चर्चा क्यों नहीं, हमारे यहाँ ह्यूमन स्किल पर चर्चा क्यों नहीं, हमारे यहाँ प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन पर चर्चा क्यों नहीं, हमारे यहाँ इस बात पर चर्चा क्यों नहीं है कि निर्धनता के तमाम कार्यक्रमों के बावजूद भी निर्धनता आज बनी हुई क्यों? इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्यों हमारे यहां आज इंट्रा और इंटर जनरेशनल इक्विटी का मुद्दा बड़ा गंभीर है, उसको दूर किए बगैर आप देश की जीडीपी को ना सेकंड नंबर पे ला सकते हो, ना ही इतनी आसानी से आप टॉप पे पहुंच सकते हैं। उन मुद्दों को, ये मुद्दे चर्चा में आने चाहिए। जो 21वीं शताब्दी के युवा हैं, जो बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये मुद्दे उठाओ, ये हमारे फ्यूचर के मुद्दे हैं, देन देश बदलेगा। आप वही खेल रहे हो जो राजनीति वाले खेल रहे हैं कि यहां पे ये हो जाएगा, वहां पे ये हो जाएगा, यहां ऐसा हो जाएगा, वहां वैसा हो जाएगा, यहां वैसा हो जाएगा। नई पीढ़ी को तैयार करो, जो फर्स्ट टाइम का वोटर उसको आप लोग तैयार कीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम का वोटर इन इन्फ्लुएंसर्स को सबसे ज्यादा फॉलो करता है कि नहीं करता? फर्स्ट टाइम का जो वोटर है, तो अगर आप किसी के पास 20 मिलियन, किसी के पास 10 मिलियन, किसी के पास 15 मिलियन, 8 मिलियन, 17 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो इसका मतलब आपके पास करोड़ों की आबादी है। आप उनको नए मुद्दे दीजिए। कोई बात नहीं, इस इलेक्शन में नहीं आएंगे वो मुद्दे, अगले में आएंगे, अगले में नहीं आएंगे, अगले में। कम से कम आज वो न्यू वोटर है, जब वो सेकंड टाइम का वोटर बनेगा तब मुद्दे आएंगे, सेकंड नहीं थर्ड का बनेगा तो आएगा। तो ये चीजें होनी चाहिए। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि इनकी मैं आलोचना करूं, बच्चे मैं कौन होता हूं, छोटा सा आदमी। इनका रोल बहुत बड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके पास क्या ताकत है। डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप का सिद्धांत आप पढ़ते हैं, पकड़ लीजिए, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आने वाले समय में पॉलिटी में ही क्वेश्चन बनेगा कि दबाव समूह के रूप में यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स आज भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं, तो उदाहरण चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आएगा आज, और जब आ जाएगा तब आप कहेंगे अरे सर तो आ गया। तो ये सब प्रेशर ग्रुप है, ये डेमोक्रेसी के दूत हैं। इनकी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं जिनके 20 मिलियन 15 मिलियन है, ये डेमोक्रेसी के दूत हैं। ईश्वर कम लोगों को इतना बड़ा आशीर्वाद प्रदान करता है कि आप 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों को लीड करिए। ये डेमोक्रेसी के दूत हैं, इसलिए इन दूतों को उन्हीं मुद्दों में नहीं उलझना चाहिए जिसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष उलझा हुआ, उनको उलझने दीजिए। आप नए मुद्दे फेंकिए। और डेमोक्रेसी 70 साल में, यहां 75 साल में पहुंची, आप उसको 10-15 वीडियो के माध्यम से बदल नहीं पाएंगे। डेमोक्रेसी को बदलने के लिए मतदाता को बदलना होगा, और मतदाता को बदलने के लिए आपको नए मुद्दे देने होंगे। वो जो 18 साल का है, यार अच्छा यार अमेरिका वाले इतना पैसा खर्चा करते हैं तभी इतना आगे हैं यार, हम लोग रफेल करते हैं, अरे यार हम तो खरीद रहे हैं बाहर से, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे बाप रे, जहाज भी सरकार कह रही है उड़ान, चप्पल पहनने वाला भी आदमी जहाज में बैठेगा, लेकिन जहाज तो हम बनाते नहीं, सारी जहाज तो हम बाहर से खरीद रहे हैं, एयरबस से खरीद रहे हैं, वहां से खरीद रहे हैं, अमेरिका से, फ्रांस से हम, अरे यार जहाज भी हम नहीं बना रहे हैं। अरे यार
न्यूज बनती है कि इंडिगो ने इतनी जहाज खरीदी, रोजगार मिलेगा, इंडिगो ने जहाज कहां से खरीदी। ये मुद्दे होने चाहिए नई पीढ़ी के सामने, देन मजा आएगा। ठीक है, और बहुत ही मजा आएगा। लेकिन भाई ये क्या ही बोला जाए।